लोगों की डिमांड पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था। मैंने पूछा था अपनी पिछली वाली वीडियो में कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक का चाहिए, तो मोस्टली लोगों ने कमेंट किया कि मैम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाइए ताकि हमारी हेल्प हो सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी लोगों का वीक होता है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स में। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशली जो है आज की ये जो वीडियो बनाई है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और अब आपको सब्जेक्ट वाइज सारी ही वीडियोस जितनी हो सकेंगे मिला करेंगे, उसमें आपके एमसीक्यूज़ रहा करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हम लोगों के लिए करा दिया करिए, तो बिल्कुल वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। और प्लीज़ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था या कब शुरुआत हुई थी। ये जो है आपका हॉर्टिकल्चर मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था वो कब स्टार्ट किया गया था भाई, 2005 से 2006 में स्टार्ट किया था। सॉरी एक मिनट, 2005 से 2006 के बीच जो है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2001 से 2002, 2010 से 11, 2005 से 6, 7 से 8। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब आपका हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्यों स्टार्ट किया गया था। तो उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत बीज प्रयोग किए जाएं, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको क्या मिले, बढ़ावा मिले। और इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें की जा सकती हैं बागवानी के लिए वो की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत बीज, उन्नत पौधों का प्रयोग किया जाए और फसलों को या कह सकते हैं उत्पादन को, प्रोडक्शन को क्या मिले, एक गति मिले, बढ़ावा मिले, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्टार्ट किया गया था क्या, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम के लिए। ट्राइसेम जो है वो किन के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम किन के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। ऑप्शंस हैं ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए, शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए, देश के गरीबों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए और गांवों के लिए सड़क संपर्क तैयार करने के लिए। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट पे इसका आंसर बताइए, तब तक मैं आपको जो है ट्राइसेम का फुल फॉर्म बताती हूँ, ठीक है। ट्राइसेम, इसका हो सकता हो फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो चलिए पूछा जाए या ना पूछा जाए, हम लोग देख लेते हैं इसको। टी से हो जाएगा आपका भाई ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। हाँ एक मिनट रुकिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर, इसको मैं कलर से चेंज कर दे रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। तो ये है ट्राइसेम का फुल फॉर्म कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किसको भाई, ग्रामीण युवाओं को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, उनको स्किल देनी, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार जो है वो निर्मित कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था उसमें से एक यही जो ऑप्शन है वो सही है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। एक मिनट रुकिएगा, हाँ,
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1999, 2001, 1996 या फिर 1995। तो जल्दी से कमेंट में बताइए भाई कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है उसको किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। चलिए भाई, आपकी जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है शुरू की गई थी 1999 में, और ये भी आपकी किससे संबंधित है? ग्राम से संबंधित है, गांव से संबंधित योजना है। ठीक है, गांवों से संबंधित मोस्टली योजनाएं जो हैं वो आपकी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है वो कब शुरू की गई थी भाई? 1999 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाई जाती है? चलिए देख लीजिए, ऑप्शंस आपके हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, ठीक है, अभी मैं आपको सारी बेरोजगारी जो है समझा भी दूंगी, चलिए चिंता मत कीजिए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे इसको। सीजनल बेरोजगारी यानी कि मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। फिर छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। चलिए तो अब जल्दी से इसका आंसर बताते हैं भाई। भारत में सभी टाइप की बेरोजगारियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बेरोजगारी के दो डिवीजन किए जाते हैं। एक होती है आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, ये सिंपली समझ लीजिए, ऐसी बेरोजगारी जिसको इंसान आलस की वजह से, ठीक है, मतलब वो आलस की वजह से कोई काम नहीं करना चाहता, जैसे भिखारी वगैरह हो गए, मतलब कुछ तो विकलांग होते हैं वो नहीं कर सकते, उनकी बात नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वाकई में आलस की वजह से काम नहीं करना चाहते, या जो बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हमें नहीं करना है। तो ये टाइप की जो बेरोजगारी होती है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका काम जो है चल रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ऐसे बेरोजगार बोले जाएंगे ऐच्छिक बेरोजगार। या दूसरी एक और इसकी जो है इसके लिए कह सकते हैं, एक तो ये हो गया आलस की वजह से या ज़्यादा धन संपदा होने की वजह से जो है अपने मन से काम नहीं करते, और एक दूसरी चीज़ हो गई अगर उनको कोई जॉब मिल रही है, ठीक है, उनको कोई जॉब मिल रही है तो उनको या तो उस जॉब में सैलरी कम लग रही है, ठीक है, या फिर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से उनके पास स्किल तो है लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहते, अपने मन से नहीं कर रहे, बस ऐच्छिक मतलब क्या होता है, इच्छा से, ठीक है। तो उनको कोई जॉब मिल रही है बट उस जॉब की इनकम जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही कि भाई ये इनकम जो है जो आप पे कर रहे हो काफ़ी कम है, हम नहीं करना चाहते, ठीक है, और इसके बजाय वो फिर क्या करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, वो कुछ और नहीं करते। तो ये भी आपकी क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जहाँ पे आप काम करना तो चाहते हैं लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है, आप काम करना चाहते हो, हर तरीके का काम आप कर सकते हो लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, यानी कि आप बिना इच्छा के बेरोजगार हो, तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी के ही ये सारे आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, सीजनल बेरोजगारी हो गई, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं आपके अनैच्छिक बेरोजगारी के। समझ गए आप लोग। चलिए, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है, जिसको मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको अब हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब क्या है? सीजनल से तो आप समझ गए होंगे भाई। देखिए, सीजनल का मतलब होता है कि जब आपकी उस चीज़ का सीज़न जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, उस चीज़ का सीज़न ख़त्म हो जाए तो आपका काम जो है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, वो क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा भैया? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जब मान लीजिए जैसे हम बोल सकते हैं कि अब स्कूटर चलना जो है वो बंद हो गया, ठीक है, तो अब क्या है भाई, कार का प्रोडक्शन हो रहा है, बाइक का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो लोग ऐसे थे जिनको स्किल थी
जो स्कूटर ख़राब होने पे उसको बना सकते थे, या फिर वो ऐसी कंपनियों में काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी कि हीरो की जो साइकिल है वो बंद हो रही है, सॉरी एटलस साइकिल, हीरो नहीं, एटलस साइकिल जो है वो उसकी कंपनियां बंद हो रही हैं। तो उसमें क्या है, वहाँ के लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये आपकी एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। सीजनल बेरोजगारी जैसे कि खेती वाले आपके किसान हो गए, ठीक है, जब उनका सीजन था, जो भी रबी खरीफ की फसल वो लोग बोते हैं, उसके बाद में एक टाइम आता है कि जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, फसल तैयार है, वो फसल बिकेगी तब उनको पैसा आएगा, ठीक है, और वो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एक सीजनल बेरोजगारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है छुपी हुई बेरोजगारी, या जिसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या होती है, इसका मतलब ये देखिए, छुपी हुई बेरोजगारी। इसकी एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसी बेरोजगारी, ठीक है, सिंपली बोला जाता है ऐसी बेरोजगारी जिसमें कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, काम कर रहा है, हमारी कंपनी है, एक व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है। अब उस व्यक्ति का काम हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है वो वो उसकी तरफ से क्या भी नील है, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, हमने उसको निकाल दिया और उसके बाद भी हमारी कंपनी में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बेरोजगारी जो कि कब प्रकट होती है, वो तब प्रकट होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको अचानक से क्या कर दिया जाए, भाई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, हमारी कंपनी को लग रहा है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हम इसको फालतू में पेमेंट दे रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है भाई आप अपना काम कहीं और देख लो, हम आपसे काम नहीं अब करवा पाएंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या हो गया, सडनली बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके पास अभी फिलहाल दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये होती है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें आइडिया नहीं होता है कोई कि आप क्या हो जाओगे अगले, कभी भी आप क्या हो सकते हो, आप अनएम्प्लॉय हो सकते हो, मतलब एक तरीके से आप बेरोजगार जो है हो सकते हो। चलिए, उपर्युक्त सभी, ये सभी तरह की बेरोजगारी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान ना होने के कारण जॉब से निकाल दिया जाता है, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा, इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, या फिर घर्षण जनित बेरोजगारी। जल्दी से बताइए कमेंट में कि कौन सी बेरोजगारी जो है कही जाएगी। ये प्रच्छन्न और छुपी हुई ये सेम ही है, या दो बार लिख दिया गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छुपी हुई बेरोजगारी जो है कहते हैं। चलिए, मैं इसका आंसर जो है आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ भाई क्या होगा। देखिए, ये होती है घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी, कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, आपको नहीं आता है कुछ, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक टेम्परेरी है, ठीक है, ये बेरोजगारी जो है घर्षण जनित बेरोजगारी, ये एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें क्या है, आप तब तक अनएम्प्लॉय तब तक के लिए किए जा सकते हो जब तक कि आप उस चीज में स्किल्ड नहीं हो, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा जो है स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, और मैंने 4-5 टीचर्स को अपने यहाँ लगवा के रखा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें से मैंने ये बोला था कि जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे उनके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, किसका, कंप्यूटर का, ठीक है, एक कंप्यूटर का एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े उनको तो वो बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में समझा पाएँ, हर एक चीज़ उनको अच्छे से समझा पाएँ। हुआ क्या कि उनमें से 2 लोग तो 2-3 लोग, मान लीजिए मैंने 4 टीचर्स रखे थे, उसमें से 3 लोग तो हैं उनको नॉलेज था, लेकिन उनमें से एक जो हैं उनको नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो मैं उनको क्या करूँगी, अपने स्कूल से जब भी अगर मुझे कभी ऐसा पता चलता है कि भाई इनको नॉलेज नहीं है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए आप जाओ सीख लेना, उसके बाद में हमसे कांटेक्ट करना, अगर हो पाएगा तो हम आपको काम दे देंगे, अदरवाइज़ अभी के लिए सॉरी है,
ठीक है। तो मेरा काम क्या होगा, मैंने उनको निकाल दिया तो वो क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गए। तो ये कम स्किल होने की वजह से, कम टेक्नोलॉजिकल स्किल होने की वजह से निकाले जाने वाली या जो उसकी वजह से होने वाली बेरोजगारी है, उसको बोला जाता है घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है। इसमें होता है कि अगर स्किल की कमी की वजह से होती है और इसकी जगह दूसरा कोई स्किल्ड पर्सन जो है रख लिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा विकसित किसने की थी? अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, उसके बारे में बताया किसने। तो ऑप्शन देख लीजिए, जॉन कीन्स, अमर्त्य सेन, जॉन रॉबिन्सन या फिर अल्फ्रेड मार्शल। ये सारे के सारे जो है इकोनॉमिक्स के जाने माने जो हैं चेहरे हैं, लेकिन इनमें से आपको ये बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा जो है वो किसने विकसित की थी। चलिए भाई बात कर लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा विकसित की गई थी जॉन रॉबिन्सन द्वारा। ठीक है, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा विकसित की गई थी। इन्होंने ही जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में सारी चीजें क्लियरली बताई थी। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है जॉन कीन्स के बारे में बता देती हूँ कि इन्होंने बेरोजगारी की परिभाषा दी थी और एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी। क्या कहा था कि अगर लोग बेरोजगार हैं तो सरकार को कुछ नहीं तो कम से कम क्या कहना चाहिए उनसे कि भाई गड्ढे खोद, कहो कि जाके गड्ढे खोदो और उनको भरो। मतलब कोई काम नहीं, फिर भी बोल दो कि जाओ गड्ढे खोदो और उनको भरो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो बेरोजगार होने की वजह से खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें और जिससे कि जो उनके स्किल है वो भी उनको बनी रहे। प्लस काम करने का जो एक होता है ना कि जब आपने देखा होगा मोस्टली जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बेचारे बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं उनका बहुत बाद में फिर काम पे जाने का मन भी नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये क्या होता है कि काम अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, बहुत एक लंबे टाइम तक अगर आप बेरोजगार रहते हो तो इंसान जो है वो वैसे ही बन जाता है, थोड़ा सा आलसी टाइप का हो जाता है और उसका मन नहीं करता है वो सारी चीज़ें करने का। तो जॉन कीन्स ने बोला था कि जो कुछ नहीं तो कम से कम सरकार क्या करे कि ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों से कहे भाई गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो, भरे उस चीज़ को उनको पैसे ना मिले। ठीक है। उससे क्या होगा कि उनमें काम करने का जो जज्बा है वो बना रहेगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था भाई? जॉन रॉबिन्सन था। नेक्स्ट पे आते हैं। देश में वित्तीय आपातकाल, अब यहाँ पे इमरजेंसी की बात आ रही है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? आपके ऑप्शंस है भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, और भगवान ना करे कि आगे चल के कभी आपकी जो भारत है उसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाए। ये जब आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी देश की, तब वहाँ पे वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है। तो इसको घोषित कौन कर सकता है, घोषणा कौन कर सकता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में और बातें करेंगे आगे डिटेल में। फिलहाल देख लीजिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन कौन सी सिचुएशन होगी जबकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, देश में वित्तीय स्थिरता के समय, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। तो इसमें से आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों के मामले में, या फिर एक दो दोनों नहीं। तो आप देख रहे होगे, आप समझ रहे होगे, तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो राइट है। ये दोनों ही मामलों में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जब देश में वित्तीय स्थिरता होती है या फिर भारत की साख को खतरा होता है। देख लीजिए, यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट की सलाह जो है उसको लेनी होती है, कैबिनेट की सलाह लेनी होती है, बाकी वो घोषणा खुद से कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है सही। देख लीजिए, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, उसके बाद आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, उसके बाद है आपका आर्टिकल 356 राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए लिखा हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद 358, यहाँ 2 बार लिख दिया गया है भाई, अनुच्छेद 358 या आर्टिकल 358, देश में वित्तीय आपातकाल। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हुआ है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में सभी लोग, ए बी सी और डी में कौन सा जो है वो सही मैचिंग नहीं हुई। चलिए बात कर लेते हैं भाई, अनुच्छेद 358 देश में वित्तीय आपातकाल, ये जो है ये गलत है। ठीक है, गलत है। सही क्या होगा चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358 जो है वो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन मतलब हट जाते हैं, ठीक है, निलंबित हो जाते हैं, कि निलंबन से संबंधित है, ना कि देश में वित्तीय आपातकाल से। तो वहां पे क्या कहा गया था भाई, वित्तीय आपातकाल जो लगा दिया गया था आर्टिकल 358, ये क्या भैया गलत है। ठीक है, किससे संबंधित है, आर्टिकल 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है, आर्टिकल 360 से 360 से संबंधित है, और 358 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। ऑप्शन है पुंछी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो भाई सभी लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की वजह से और इन्हीं के कथन पे, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। ठीक है, भारत में पंचायती राज का जो उदय माना जाता है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत में कितने स्त्री पंचायती राज की स्थापना करने की बात कही गई है, कितने स्तर पे होती है, कितने लेवल पे होती है। तो भाई 1 स्त्री ऑप्शन है, 2 स्त्री, 3 स्त्री या 4 स्त्री। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 3 स्त्री, त्रिस्त्री भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, 3 स्त्री यानी कि 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से 3 लेवल्स होते हैं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या है भाई, पहला है ग्राम पंचायत। ठीक है, 3 स्त्री पद्धति की व्यवस्था की गई है, वो देख लो। पहली है ग्राम पंचायत, दूसरी है पंचायत समिति और तीसरी है जिला परिषद। ठीक है, ये 3 है, पहली है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 जो 3 स्त्री पद्धति है उनमें ये चीजें आपकी आती है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों